सभी को दोबारा से गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। चलो जी, बातें नहीं, फोन फान साइड में रख दो। क्लास चालू हो चुकी है। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, जिसका हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सेकंड यूनिट पढ़ रहे हैं। जस्ट अभी सेकंड यूनिट खत्म करेंगे एंड देन यूनिट 3 पर भी जाएंगे। वी हैव 1.5 आवर। देखते हैं, एक बार रिवाइज करा रहा हूं। यूनिट नंबर 2 क्या था? द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड यानी कि व्यापार, इंटरनेशनली चैप्टर है ये। और इंटरनेशनल चैप्टर के अंदर हम बात जो करेंगे वो किसकी करेंगे? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। तो इंट्रोडक्शन हमने दिया, मैंने आपको बताया था भी पिछले कुछ 2-3 साल में ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड अरब अमीरात, मॉरिशस वगैरह के साथ कई सारे ट्रेड एग्रीमेंट इंडियन गवर्नमेंट ने किए थे। फिर हमने टॉपिक स्टार्ट कराया था टैरिफ। टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मतलब टैक्सेस और ड्यूटीज जो गुड्स एंड सर्विसेज पर हमारे भारत की सरकार ने लगाए हुए हैं, या तो एक्सपोर्ट करने पर या तो इंपोर्ट करने पर। इंपोर्ट पे ज्यादा है। टैरिफ के अलग अलग फॉर्म्स हैं, हम लोगों ने सारे नाम पढ़े थे। एक हमारा होता है स्पेसिफिक टैरिफ, जो एक पर्टिकुलर वेट और पर्टिकुलर क्वांटिटी पे लगता है। एक एड वैलोरम होता है, जैसे जैसे वजन या क्वांटिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैरिफ बढ़ जाएगा। एक आपका मिक्स टैरिफ होता है, जिसमें स्पेसिफिक और एड वैलोरम दोनों आते हैं। एक आपका टेक्निकल या अदर टैरिफ होता है, टैरिफ रेट कोटास, मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ, वेरिएबल, प्रेफरेंशियल, बाउंड, अप्लाइड, एस्केलेटेड, प्रोहिबिटेड, इंपोर्ट सब्सिडी, एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। यहां तक हम लोगों ने प्रॉपरली पढ़ लिया था। ऑल वेल है। तो आज प्रयास करते हैं आपका ये वाला यूनिट पूरा समाप्त करने का। अच्छा, आज की क्लास में जो भी आप पढ़ोगे वो बहुत ही कॉमन और नॉर्मल चीज होने वाली है। तो बहुत ज्यादा टफ नहीं होने वाला, बस आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। सबसे पहली बात, टैरिफ के अफेक्ट क्या होते हैं? आप सभी बताओ कि मेरे को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर टैक्स देना पड़ रहा है, तो बताओ मेरे व्यापार पर ये दुविधा है या नहीं? है या नहीं? बताओ। आप खुद मान लो इंपोर्ट करते हो कहीं से और आपको वहां पर टैक्स देना होता है, तो ये दुविधा है आपकी लाइफ में? यस। तो कहता है ए टैरिफ लिवाइड ऑन ए इंपोर्टेड प्रोडक्ट अफेक्ट बोथ द एक्सपोर्टिंग कंट्री एंड द इंपोर्टिंग कंट्री। ये दोनों को ही क्या कर रहा है? अफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहला कह रहा है, टैरिफ बैरियर क्रिएट ऑब्स्टेकल, रुकावटें टू ट्रेड, डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट एंड देयरफॉर ऑफ इंटरनेशनल। टैरिफ की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड कम हो रहा है। क्यों भाई? अरे टैक्सेस लगाओगे, बंदा एक्सपोर्ट कम करेगा या नहीं करेगा? इंपोर्ट कम करेगा। द प्रोस्पेक्ट ऑफ मार्केट एक्सेस ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वर्सन व्हेन ए इंपोर्टिंग कंट्री इंपोज ए। जब इंपोर्टिंग कंट्री टैरिफ लगा देती है ना, तो जो एक्सपोर्टिंग कंट्री होता है उसको बड़ा प्रॉब्लम होता है या नहीं? जैसे आप दिल्ली से राजस्थान जा रहे हो तो हम लोग एक टोल टैक्स देते हैं, तो टोल टैक्स बड़े महंगे। और जब आपको टोल टैक्स देना होता है तो आपकी जेब से 300-400 रुपए फालतू के जाते हैं, आपको दुख नहीं होता यार जा रहे हैं, ये कोई बात है, टोल टैक्स ले लिया हमसे। ट्रेन में भी तो लोग जाते हैं, उनसे तो नहीं लिया, हमने सड़क यूज कर ली तो ले लिया। एक तो लेट पहुंच रहे हैं फिर भी टोल टैक्स देना पड़ रहा है, इतने गड्ढे हैं फिर भी देना पड़ रहा है। तो आदमी 10 बात बोलना चालू कर देता है। चलो ये तो 100, 200, 300 रुपए का आपकी कन्वीनियंस के लिए, वहां तो लाखों करोड़ों का गुड्स जो होता है वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, तो फिर उनके व्यापार में बहुत बड़ा ऑब्स्टैकल। सेकंड कहता है बाय मेकिंग इंपोर्टेड गुड्स मोर एक्सपेंसिव। अब बताओ, जिस गुड्स पर टैरिफ लगा है वो गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा?
और जिसका प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड क्या हो जाती है? तो बताओ, सीधा सीधा प्रोड्यूसर पे इफेक्ट पड़ा या नहीं? तो टैरिफ डिस्करेज डोमेस्टिक कंज्यूमर फ्रॉम कंज्यूमिंग इंपोर्टेड फॉरेन गुड्स। तो डोमेस्टिक बंदा फॉरेन गुड्स का कंजम्पशन सिर्फ टैक्सेस की वजह से, कोई फॉरेन का गुड्स है जो इंडिया में 600 रुपए का है, तो आप ये मान लो वो 300 रुपए का होगा, बाकी 300 रुपए उस पर क्या लगा दी? तो बताओ बंदा खरीदेगा क्या? Domestic consumers suffer a loss in consumer surplus because they must now pay a higher price for the goods, and also because compared to free trade quantity they now consume lesser quantity of the goods. तो वो कितना कंज्यूम करेंगे? वो लेसर क्वांटिटी करेंगे। नहीं, वो वाली तो मैं बात नहीं कर रहा, यहाँ जनरल बात हो रही है, जनरल गुड्स की बात हो रही है। ऑल वेल। फिर ये कहता है टैरिफ इनकरेज करता है कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस इंपोर्ट सब्सटीट्यूट एंड दस परफेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। हाँ, टैरिफ डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए खुशखबरी है, बोलो है या नहीं? डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को टैरिफ लगेगा तो उसको बड़ा फायदा। क्यों? क्योंकि कोई इंपोर्ट होगा तो उस पर रेट ऑफ टैक्स हाई होगा तो प्राइस बढ़ेगा, तो लोग किसके गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे? तीसरा कह रहा है producers in the importing country experience an increase in well-being as a result of imposition of tariff. The price increase of their product in the domestic market increased producer surplus in the industry. They can also charge higher price than would be possible in case of free trade because foreign competition has reduced. क्या कह रहा है, कोई बताएगा? जो इंपोर्टिंग कंट्री के प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि मैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हूं, हम लोग बड़े खुश होते हैं जब आप किसी भी गुड्स पर क्या लगाते हो? हम बड़े खुश हैं। क्यों खुश हैं? अभी तो बताया। अब मैं अपना प्राइस, अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा सकता हूं या नहीं? क्यों? सामने वाले का ऑलरेडी महंगा है, जहां से जिनने सामने वाले ने इंपोर्ट किया उसको महंगा पड़ रहा है। अब वो कम से कम इतने में तो बेचेगा जितने में उसका थोड़ा सा प्रॉफिट हो जाए। और मैं हूं डोमेस्टिक वाला बंदा, मैं तो अपना लाद के प्रॉफिट डालूंगा और मैं भी सेम रेट या उससे 1-2 रुपए कम का बेच दूंगा, तो मेरे को हैवी प्रॉफिट होगा। आ गया? अगला कहता है द प्राइस इंक्रीज, पांचवा पॉइंट, द प्राइस इंक्रीज ऑल्सो इंड्यूस एन इंक्रीज इन आउटपुट ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म and possibly addition of new firm due to entry in the industry to take advantage of the new high profit। बड़ा अच्छा पॉइंट है पांचवा। एक बार बताओ, मैं डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हूं, मैं जो भी प्रोडक्ट बेचता हूं, मान लो मैं बेचता हूं डिओड्रेंट, मैं एक फॉरेन का डीओ आया है जिसपे टैक्स वैक्स लग के वो बेच रहे हैं 230 रुपए का, हैवी ड्यूटी वूटी लग के। मेरा खुद का प्रोडक्शन कॉस्ट है 100 रुपए का, क्योंकि मैं इंडिया में बना रहा हूं। तो मैंने क्या करा, इस पर 80 रुपए और प्रॉफिट मार्जिन डाल के कितने का बेचा? तो बताओ बिकेगा किसका ज्यादा? अब देखो, मैंने हैवी हाई प्राइस करा ना, तो बताओ जब भी हाई प्राइस होता है तो मेरी कोशिश क्या होती है, सप्लाई क्या करने की, तो ये मेरा बेनिफिट हो जाएगा। ऑल वेल, ऑल वेल। छठा, tariff create trade distortion by disregarding comparative advantage and prevent countries from enjoying gains from trade arising from comparative advantage। जो टैरिफ होता है ना, वो कंपैरेटिव एडवांटेज को खत्म, कंपैरेटिव समझते हो? किसी देश की फॉरेन इकोनॉमिक वीक है, किसी की स्ट्रांग है, तो जिसकी स्ट्रांग है और जिसकी वीक है वो आपस में बेनिफिट और लॉस होता है। लेकिन टैरिफ जब लग जाता है तो दोनों को ही बराबर कर देता है। आ गया समझ? आगे कह रहा है, लास्ट है, टैरिफ इंक्रीज गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑफ द इंपोर्टिंग कंट्री बाय द वैल्यू ऑफ टोटल टैरिफ रेट। ये अच्छी बात भी है। टैरिफ क्या करता है? वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करता है।
अब खुद ही सोचो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो दबा के है, टैरिफ जो लग रहा है तो खूब रेवेन्यू है, तो अच्छी बात है बुरी? बहुत बढ़िया बात है ये तो। सब समझ गए? ऑल वेल। ये थे हमारे टैरिफ के बारे में बात। अब है नॉन टैरिफ मेजर। मतलब ये नहीं कि बस आप टैक्स दो और कुछ भी सामान अपने देश में ले आओ, या टैक्स दो और कुछ भी सामान देश से, कुछ और रूल्स रेगुलेशन भी होंगे जिनको आपको फॉलो। तो जो अदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन्हीं को कहते हैं नॉन टैरिफ मेजर। जैसे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हो वो प्रोडक्ट जब मार्केट में जा रहा है या फॉरेन से आ रहा है, अब मान लो चाइना ने इंडिया में कुछ बेच दिया, चाइना और इंडिया की साइलेंट वॉर चल रही है, तो मान लो चाइना ने कुछ बेचा भेजा और यहाँ पर उससे जो है लोग धड़ल्ले से बीमार होने लगे। मान लो कुछ भी था, कोई खिलौना था, उसका जैसे ही एक बटन दबा के म्यूजिक चलेगा तो वो म्यूजिक के अंदर उन्होंने कुछ ऐसा डाल दिया कि लोग बेहोश हो रहे। जैसे तुमने कार्टूनों में देखा होगा, फिल्मों में। तो बताओ जी, होगी गड़बड़? तो वहां से जो माल आ रहा है उसकी क्वालिटी भी चेक करनी है। और भी कई सारे रूल्स है जिसको आप कहते हो नॉन टैरिफ, मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट यानी इंटरनेशनल ट्रेड पर सिर्फ टैरिफ नहीं होता, टैरिफ के अलावा भी दूसरे मेजर्स होते हैं, वो भी चेक करने। स्टार्ट करें। कहता है फ्रॉम द डिस्कशन अबव वी हैव लर्न्ड दैट टैरिफ टैरिफ कॉन्स्टिट्यूट द विजिबल बैरियर टू ट्रेड एंड हैड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड मर्चेंडीज। यहां तक कोई दिक्कत? ये तो हमने ऊपर पढ़ा है। By contrast, the non-tariff measure which have come into greater prominence than the conventional tariff barrier constitute the hidden or invisible measure that interfere with the free. Non-tariff measure और policy measure, मैंने क्या बोला? और भी rules होते हैं। तो जो नॉन टैरिफ मेजर है वो कौन सा है? वो पॉलिसी मेजर्स, ठीक है। अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ्स that can potentially have an economic effect on international trade in goods, changing quantity traded or prices or both. Non-tariff measure comprises all type of measure which alter the condition of international, alter मतलब change, including policies, regulation that restrict trade and those that facilitate it. मतलब नॉन टैरिफ मेजर से कई सारी जगहों पर रेस्ट्रिक्शन भी लग सकती है और कई सारी जगहों पर फैसिलिटेशन भी आ सकती है। एनटीएम्स कंसिस्ट ऑफ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, तो ये कुछ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स है। जैसे कि वीजा, यूएस में जाओगे तो वीजा लेना पड़ता है, बैंकॉक जाओगे तो ऑन अराइवल है। तो दोनों देशों के अपने अपने क्या है, मेजर्स है। तो हर कंट्री के अपने पर्सनल कुछ मेजर्स होते हैं, कुछ फैसिलिटेशन होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं। रूल्स और रेगुलेशन दैट आर लीगली सेट बाय गवर्नमेंट ऑफ द एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग और ट्रांजिट कंट्री। ऑल वेल, यहां तक ओके? चलो। It should be kept in mind that NTM are not the same as non-tariff barriers. देखो, नॉन टैरिफ बैरियर अलग है, नॉन टैरिफ मेजर्स अलग। मेजर्स मतलब कुछ टैरिफ के अलावा कुछ रूल्स रेगुलेशन। NTM are sometimes used as a means to circumvent free trade rules and favor domestic industry at the expense of foreign. NTM का कभी कभी मकसद होता है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सेव करना। तो हम डोमेस्टिक को सेव कैसे कर सकते हैं? जब फॉरेन को बैन करेंगे। ऑल वेल। तो फिर डोमेस्टिक को सेव करने के लिए नए रूल्स बनाएंगे। नए रूल में टैरिफ या तो बहुत ज्यादा होगा
बहुत ज्यादा भी होगा उसके अलावा और कंडीशंस डालेंगे ताकि सामने वाला आए ही ना, या आए तो हमारी कंडीशन को फुलफिल कर आए, और फिर भी उसने कंडीशन फुलफिल कर ली तो भी हमारी गवर्नमेंट का ही फायदा होने वाला है और हमारे देश के लोगों का ही फायदा होगा। ठीक है, आगे कहता है इन दिस केस दे आर कॉल्ड नॉन टैरिफ बैरियर। इन अदर वर्ड्स नॉन टैरिफ बैरियर आर डिस्क्रिमिनेटरी नॉन टैरिफ मेजर इम्पोज्ड बाय गवर्नमेंट टू फेवर डोमेस्टिक ओवर फॉरेन सप्लायर। आगे समझ, डोमेस्टिक सप्लायर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन वालों से नॉन टैरिफ मेजर्स आए हुए हैं। Non-tariff barrier are thus a subset of NTMs that have a protectionist or discriminatory intent compared to NTB. Non-tariff measure encompass a broader set of measures. तो जो नॉन टैरिफ मेजर्स है वो ब्रॉडर है, किससे? बैरियर से। है दोनों में एक ही बात, बट मेजर्स एक तरीके से पापा जी हैं, वो उनके बच्चे हैं छोटे, बैरियर्स। आ गया समझ? अब आगे कह रहा है अकॉर्डिंग टू WTO एग्रीमेंट द यूज ऑफ NTM इज अलाउड अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस। कुछ ही जगहों पर आप इसका यूज कर सकते हो, जो कि आगे अभी आएगा। एग्जांपल्स ऑफ दिस इंक्लूड टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड एग्रीमेंट एंड सैनिटरी एंड क्या है ये फाइथो सैनिटरी मेजर्स बोथ नेगोशिएटेड ड्यूरिंग द उरुग्वे राउंड। कंट्री है उरुग्वे राउंड, जहां पर है ना, उसका फुटबॉल में बहुत नाम है, बड़ा मजा आता है खेलने में। खेलता है तो फुटबॉल, पढ़ ले साल है फुटबॉल खेल रहा है। However, NTMs are sometimes used as a means to circumvent free trade rules and favor domestic industry at the expense of foreign। ये तक दोबारा लाइन आ गया, इस पे क्वेश्चन आएगा। NTM का क्या मकसद है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना एट द एक्सपेंस ऑफ फॉरेन कंपटीशन। ठीक है, इस पे MCQ बनेगा, अभी जब आप करोगे ना MCQ देगा, इसी पे आएगा। And in this case they are called non-tariff barrier. It is very difficult and sometimes impossible to differentiate legitimate NTM from protectionist NTM, especially because the same measure by use of several reasons। तो सारे reasons हमारे नीचे हैं, इसके मेन हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए, पेपर में इनके हेडिंग्स पे क्वेश्चन आता है। नंबर 1 टेक्निकल मेजर। टेक्निकल मतलब भाई हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट मत भेजना जो हमारे एनवायरनमेंट को वो कर रहा हो, डैमेज कर रहा हो, या कुछ खाने पीने का भेज रहे हो, फूड सेफ्टी, ये सब टेक्निकल चीजें। अब ये थोड़ी मैं हैवी टैरिफ डालकर तुम वहां से स्नेक वेनम भेजोगे और हम ले लेंगे, है ना भाई? तो हमारे देश में जो अलाउड है वही कर सकते हैं। तो कहता है टेक्निकल मेजर्स रेफर टू प्रोडक्ट स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज सच एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रोडक्ट और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन प्रोडक्शन प्रोसेस। ये इंश्योर करता है प्रोडक्ट की क्वालिटी को, फूड सेफ्टी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, नेशनल सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल एंड प्लांट एंड हेल्थ। मतलब आप कुछ ऐसा मत भेजना जिससे हमारे एनिमल्स को क्या हो जाए। सही है? तूने अपने दोस्त के ऊपर हाथ क्यों रखा? चलो जी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 2 है नॉन टेक्निकल मेजर्स। अब कुछ और नॉन टेक्निकल मेजर्स भी है। अब देखो जी नॉन टेक्निकल क्या होते हैं। नॉन टेक्निकल मेजर रिलेट टू ट्रेड रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जांपल शिपिंग रिक्वायरमेंट, कस्टम फॉर्मेलिटीज, ट्रेड रूल्स, टैक्सेशन पॉलिसीज एक्सेट्रा। समझ गए? These are further distinguished as hard measure, जैसे प्राइस एंड क्वांटिटी कंट्रोल मेजर। थ्रेट मेजर जैसे एंटी डंपिंग और सेफ गार्ड। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं ना, एंटी डंपिंग मतलब डोमेस्टिक को प्रोटेक्ट करने के लिए।
तुम्हारा और टैरिफ बढ़ा दिया हमने। अदर मेजर जैसे ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट मेजर। Furthermore, the categorization also distinguishes between import-related measure which relate to measure imposed by importing country and export-related measure जो imposed by exporting country ने लगाया। मतलब हमारे देश से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, टबैको पे इन्होंने ड्यूटी लगा रखी है। रशिया जाता है टबैको बहुत, सारा लोकल टबैको हमारे यहाँ से सब रशिया जाता है। रशियन पता है बहुत पीते हैं और ठंड बहुत होती है। क्या बोलते सिगार, तो हमारे यहाँ से जाता है। ऑल वेल, तो फिर वहां पर हम लोग जो भी हम उस पर नॉन टेक्निकल मेजर्स लगा रहे हैं तो हम एक्सपोर्टिंग कंट्री हो गए, या हमारे यहाँ माल आ रहा है तो फिर हमने इंपोर्ट पे लगा दिया। जैसे चाइना से आता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी चाइना पे लगती है क्योंकि उनका माल ही इतना सस्ता होता है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी चाइना, यूएई वगैरह पे लगती है। जैसे गोल्ड है, वहां सस्ता है, साउथ अफ्रीका, तो वहां से काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगती है उनको। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। चलो टेक्निकल मेजर की बात करेंगे। सबसे पहला सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी एसपीएस मेजर्स। SPS measures are applied to protect human, animal, plant life from risk arising from जो भी कुछ टॉक्सिन्स, कंटामिनेशंस उनके प्रोडक्ट में होती है तो उसकी जांच की जाती है। जैसे चिप्स आ रहा है लेस का, मान लो विदेश से आ रहा है, मान लो किसी भी कंपनी का, तो उसकी पहले जांच होगी, है ना? या ऐसी खाने दे सबको, मान लो मर गए 500,000, तो वो कंपनी तो इंडिया में है ही नहीं। अब उस कंट्री के लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। और पता नहीं कहाँ, अगर ऐसा सारी कंट्री एक दूसरे के दोस्त होते तो विजय माल्या लंदन क्यों जाता, फिर कब्रिस्तान नहीं जाता? उसे पता लंदन का लॉ मुझे प्रोटेक्ट कर लेगा, कर रहा है ना। 2013-14 में भागा हुआ, 10 साल हो गए, मौज ले रहा आराम से। अभी उसके बेटे की शादी हुई है थोड़े टाइम पहले, है अय्याशी है। करोड़ों रुपए हमारे यहाँ हजारों करोड़ लेके जा चुका है। क्यों? क्योंकि वहां का लॉ स्ट्रॉन्ग है। उसको छोड़ो, नीरव मोदी को पकड़ते, डायमंड मर्चेंट, वो भी बैठा हुआ है बाहर। क्योंकि हर कंट्री के लॉस क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ कोई भी प्रोडक्ट आएगा हम एसपीएस मेजर करेंगे। दूसरा, टेक्निकल बैरियर टू ट्रेड। ये क्या कहता है? प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का डिजाइन, उसकी लेबलिंग, उसकी मार्किंग, उसकी पैकेजिंग, हर एक चीज को देखना है। तो ये समझ रहे हो बात को? अब नॉन टेक्निकल मेजर्स इसको पकड़ते हैं। नॉन टेक्निकल में सबसे पहला है इंपोर्ट कोटा। इंपोर्ट कोटा मतलब सर आप मैक्सिमम इतना ही मंगा सकते हो। जब नया नया 1950 से 1990 के बीच में फॉरेन ट्रेड हुआ था, तो याद है तुम्हें, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन लगाया था भारत ने, वहां कोटा लगा दिया था। कोटा क्यों लगाया? ताकि देश डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाए। और जब हमें लगता है हमारे को डोमेस्टिक प्रोडक्शन की ज्यादा जरूरत है, हम कोटा लगा देते, भाई इससे ज्यादा नहीं मंगा सकता तू। तो असल में हम चाहते क्या है? हमें उस बंदे से प्रॉब्लम नहीं है, हमें कंट्री से प्रॉब्लम है। कंट्री के डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को हमें बढ़ावा देना। आ गया समझ? ये बड़ा बेनिफिट होता है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को, लेकिन इसके नुकसान भी है। डोमेस्टिक फिर फायदा उठाता है। आज का डोमेस्टिक प्रोड्यूसर डरा हुआ है। अब ये लेट द बायर बिवेयर खत्म हो चुका है, अब लेट द सेलर बिवेयर है, क्योंकि कस्टमर ही भगवान है या नहीं? पहले कौन होता था कस्टमर को? कस्टमर का हिंदी ना, कष्ट से मरने वाला बंदा, उसका नाम होता कस्टमर। ऑल वेल, लेकिन अब कस्टमर का स्टाइल चेंज हो चुका है। तो इंपोर्ट कोटा ओके, तो कोटा मतलब आप लाइसेंस वगैरह लो, इतना ही आप माल मंगा सकते हो वगैरह वगैरह। दूसरा है बेटे प्राइस कंट्रोल मेजर्स। तो ये है दूसरा नॉन टेक्निकल मेजर में
Price control measures, including additional taxes and charges, are steps taken to control or influence the price of imported goods in order to support the domestic price of certain product. तो ये क्या कह रहा है? इंपोर्ट जब आ रहा है तो उसका प्राइस क्या होगा? बोलो ना, बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो हमारा डोमेस्टिक क्या हो जाएगा? वो तो तुम ये मान लो, ये हमारी खुशनसीबी है कि आटा चावल दालों में नहीं आए ये फॉरेन वाले, या उनको हमने आने, नहीं तो हमारे ही चावल हमें ही वो बेचते 290 रुपीज केजी ओनली। नहीं समझते? जो फॉरेनर जो है, फॉरेन कंपनीज हैं, उनको हमारे यहाँ पे ये जो एग्रीकल्चरल प्राइमरी प्रोडक्ट है उसमें एंट्री नहीं दी गई है। आटा चावल जो आप लोग खाते हो सिर्फ डोमेस्टिक ही कर सकते हैं अभी, क्योंकि ये लोग आ गए तो ये तो बेड़ा गर्क कर देंगे हमारा। समझ गए? तीसरा कहता है नॉन ऑटोमेटिक लाइसेंसिंग एंड प्रोहिबिशन। ये क्या कहता है? ध्यान से देखना। These measures are normally aimed as limiting the quantity of goods that can be imported regardless of whether they originate from different sources or from one particular supplier। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहता है कि आपका इंपोर्ट हम लिमिटेड कर रहे हैं, चाहे तुम 10 कंट्रियों से मंगा लो चाहे एक से ही मंगाओ। These measures may take the form of non-automatic licensing और complete prohibition। non-automatic का मतलब क्या है? जैसे लाइसेंस दिया आपको, 1 साल के लिए दिया, अब इसके बाद आपको दोबारा से हमारे पास आके रिन्यू करवाना पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ? ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा, वो 20-20 साल के लिए मिलता है, ऑटोमेटिक है। यहाँ क्या है? नॉन ऑटोमेटिक। फॉर एग्जाम्पल, टेक्सटाइल में बी अलाउड ओनली ऑन ए डिस्क्रेशनरी लाइसेंस बाय द इंपोर्टेड कंट्री। इंडिया प्रोहिबिट इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड रिलेटेड मटेरियल फ्रॉम और टू इराक। आर्म्स की कोई भी चीज इराक से आ और जा। इंडिया ऑल्सो प्रोहिबिटेड मैनी आइटम मोस्टली ऑफ एनिमल ऑरिजिन फॉलोइंग अंडर 60 एक्जिम कोड। कुछ एनिमल्स होते हैं ना जो प्रोटेक्ट करके रखने होते हैं, उसका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट यहां से क्या है? डिसअलाउड। ऑल वेल। चलो चौथा देखते हैं फाइनेंशियल मेजर। पहले यहां से हमारे अंग्रेज हमारे यहां से सब ले गए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे जानवर भी। व्हाइट टाइगर, टाइगर्स तो खत्म ही हो गए थे ऑलमोस्ट, कुछ ही बचे थे, अब तो दोबारा से आ गए। बढ़िया, एक मुहिम चली तो थोड़े से बढ़ गए। तो ये अंग्रेज जो है ना अपने शिप्स में लेकर जाते थे हमारे यहाँ से, पता है आप लोगों को? शिप्स होती थी ना, शिप्स के अंदर ऐसे ऐसे ये वाले जानवर लेकर जाते, सब एक्सपोर्ट करते थे। उनकी खाल उतार के वो अपना वो बनाते थे, शो क्या जो भी होता है। तो गलत है ना ये। चलो फाइनेंशियल को भी देख लेते हैं। फाइनेंशियल मेजर्स। The objective of financial measure is to increase import cost by regulating the access and to cost of foreign exchange for import and define the terms of payment। मतलब ये जो फाइनेंशियल मेजर्स हमने लगाए हैं, हम इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं ताकि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज, इंपोर्ट हम करेंगे, कॉस्ट अगर बढ़ाएंगे तो हमारे रुपीस पे थोड़ा फर्क पड़ेगा। आ रहा है कुछ समझ में? आगे कह रहा है इट इंक्लूड मेजर जैसे कि एडवांस पेमेंट रिक्वायरमेंट एंड फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल, डिनाइंग द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर सर्टेन टाइप ऑफ इंपोर्ट or for goods imported from certain countries। For example, an importer may be required to pay a certain percentage of the value of goods imported 3 months before the arrival of goods। मतलब गुड्स आने से 3 महीने पहले पेमेंट करो, एडवांस पेमेंट कुछ परसेंटेज। ये वाला काम है। ऑल वेल फाइनेंशियल। अगला कहता है मेजर अफेक्टिंग कॉम्पिटिशंस। अगला देखते हैं। These measures are aimed as granting exclusive or special preference or privilege to one or more few limited group of economic operator। It may include government imposed special import channel or enterprise and compulsory use of national services। जैसे कि
For example, a statutory marketing board may be granted exclusive right to import wheat, or a canalizing agency like State Trading Corporation may be given monopoly right to distribute palm oil. देखो ये वीट, पाम ऑयल, ये सब अगर सबको दे दिया अधिकार, क्या लगता है गड़बड़ नहीं हो जाएगा? अब बोलो, गेहूं अगर सबको अधिकार दे दिया तो हर कोई एक्सपोर्ट करेगा, और एक्सपोर्ट करेगा तो हमारी कंट्री में गेहूं का प्राइस क्या हो जाएगा? क्योंकि हमारे यहाँ सप्लाई, पाम ऑयल में भी सेम कंडीशन। तो भाई इन्होंने क्या करा है, अगर कहीं पर कंपटीशन तगड़ा हो सकता है, इन्होंने उस जगह को ही मोनोपोली कर दिया, और वो भी किसके कंट्रोल में है? सब गवर्नमेंट। बहुत अच्छा है या नहीं? इसीलिए ये जो आटा चावल तेल हम खाते हैं ना, बहुत ज्यादा प्राइस नहीं बढ़ते इसके, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ते इसके, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम है। फिर ये कहता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, कहता है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट पॉलिसी में इंटरफेयर विद ट्रेड इफ दे इन्वॉल्व मैंडेट दैट द होल ऑफ द स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ गवर्नमेंट परचेज शुड बी फ्रॉम डोमेस्टिक फर्म रेदर देन। तो भाई ऐसा रूल बनाया है कि गवर्नमेंट के जितनी भी परचेज होगी वो कहां से होगी? डोमेस्टिक से होगी, ना कि फॉरेन से। ऑल वेल। ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर, तो देखो जी, these measure include rules on local content requirement that mandate a specified fraction of a final good should be produced domestically, requirement to use certain minimum level of locally made component, जैसे ऑटोमोबाइल वालों को बोला 25% आप कम से कम कंपोनेंट भारत से खरीदोगे। नहीं समझे? ये जो गाड़ियां हैं, इनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं, वो 25% कम से कम कहां से खरीदे जाएंगे? क्यों? डोमेस्टिक को क्या करना है? बढ़ावा देना है। दूसरा, रेस्ट्रिक्टिंग द लेवल ऑफ इंपोर्टेड कंपोनेंट, कई सारे इंपोर्टेड कंपोनेंट पे क्या लगा दिया? लिमिटिंग द परचेज और यूज ऑफ इंपोर्टेड प्रोडक्ट टू एन अमाउंट रिलेटेड टू क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ लोकल प्रोडक्ट इफ फर्म मे इंपोर्ट ओनली अप टू 75% ऑफ इट्स एक्सपोर्ट अर्निंग ऑफ द प्रीवियस ईयर। कितना बढ़िया बताया। पिछले साल में आपने एक्सपोर्ट से जितना अर्न किया था, उसका सिर्फ 75% पैसा आप इंपोर्ट पे खर्च कर सकते हो। तो बताओ गवर्नमेंट ने क्यों किया ये? फॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करने के लिए। देखो एक्सपोर्ट किया होगा, 100 रुपए आए, तो इंपोर्ट पे आपको सिर्फ 75 रुपए बोले खर्च करने को, मतलब सरकारी की जेब से हमारे से ज्यादा जा, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज मजबूत हो रहा है। अप्रोक्सीमेटली $700 बिलियन हमारा फॉरेन एक्सचेंज अभी रिजर्व है। 91 में $1.7 बिलियन था, है जी, 1 पॉइंट समथिंग था। और मतलब ऐसा कहते हैं 1 वीक के आसपास का, तो हमारा कंट्री बहुत बुरे हालत में हो गया था 91 में, फिर मेरा जन्म हुआ, ठीक है। मैंने प्रोटेक्ट किया अपने देश को, समझे? तो ये जो इतना $1 बिलियन जो आ रहा है, ये इन्हीं पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं। ये जो इतनी ट्रेड पॉलिसीज बनाई गई है, इन्हीं ट्रेड पॉलिसीज की वजह से आ रहे हैं। समझ गए? चलो अगला देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन। अब भाई डिस्ट्रीब्यूशन पे भी कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए रेस्ट्रिक्शन दैट इंपोर्टेड फ्रूट्स में बी सोल्ड ओनली थ्रू आउटलेट्स हैविंग रेफ्रिजरेशन फैसिलिटीज। जो फ्रूट्स आप फॉरेन से मंगाओगे ना, वो उन्हीं आउटलेट्स के थ्रू बेचा जाएगा जिनके पास फ्रिज की, रेफ्रिजरेटर की फैसिलिटीज होगी। इट मींस ये फॉरेन फ्रूट जो रेडी पे नहीं मिलते, बोलो ऑल वेल, देखा है कभी उनके रेडियो पे फॉरेन फ्रूट? नहीं होता, वो बेचते ही नहीं है। चलो, डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्शन आर लिमिटेशन इम्पोज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स इन द इंपोर्टिंग कंट्री इन्वॉल्विंग
एडिशनल लाइसेंस और सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट, जैसे फॉरेन फ्रूट्स आप बेचोगे तो आपको एडिशनली लाइसेंस लेना पड़ेगा। These may relate to geographical restriction or restriction as to type of agent who may resell. ऑल वेल जी, मतलब सबको अधिकार नहीं है डिस्ट्रीब्यूट करने का। 9th है रेस्ट्रिक्शन ऑन पोस्ट सेल सर्विसेज, ये भी बड़ा अच्छा है भाई। देखो, producers may be restricted from providing after sale services for exported goods in the importing country. Thus service may be reserved to local service companies of the importing। तुम बाहर से यहाँ बेच दो लेकिन सर्विस सेंटर इंडिया में खोलोगे और इंडिया के लोकल सब कुछ होगा। जैसे डेल के सारे सर्विस सेंटर कहाँ है? इंडिया में। कोई भी दिक्कत होती है यहाँ की लोकल हम लोग मतलब देखते हैं। आ रहा है कुछ समझ? इससे क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। दूसरी चीज, कस्टमर को दिक्कत नहीं होगी। हर चीज पे काम किया गया। अब तुम्हें लगता नहीं कि हम लोग सोचते हैं हमारा देश तो बेकार है यार, ये तो बहुत अच्छा है। लगता नहीं इतने सारे हमारे लिए बेनिफिशियल काम किए हुए। फिर है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर मतलब भाई लाइसेंसिंग, ये सारा करप्शन वगैरह जो है ये कम करने के लिए। जैसे कस्टम में बहुत करप्शन होती है, पता है आपको? किसी जमाने में कस्टम की नौकरी लगाने के लिए करोड़ करोड़ रुपए का तो वो देते थे ब्राइब। सुन, ऐसा होता था कस्टम में किसी की ड्यूटी लग गई तो भाई वो तो अलग ही लेवल है फिर उसका। एक ही शिप से वो खुद का महल बना लेगा। एक शिप से सामान छोड़ो ना, इतना पैसा लेगा वो। कोई भी इलीगल एक्टिविटी एक करवा दे उसका महल बन जाएगा। वो खूब करवाते थे लोग पहले, खूब की नौकरी भी गई, खूब को सजाएं भी मिली। तो अब जाकर थोड़ा सा ये कम हुआ है, हालांकि 100% बंद। और ये जो ऐसा काम है 100% कभी भी बंद नहीं होगा। अब 11th कह रहा है रूल्स ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहां से वो गुड्स आया, मतलब जहां वो गुड्स प्रोड्यूस हुआ है। जो कहता है कंट्री ऑफ ओरिजिन मींस द कंट्री इन विच ए गुड्स वाज प्रोड्यूस्ड, और इन द केस ऑफ ट्रेडेड सर्विस द होम कंट्री ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। Rules of origin are the criteria needed by government of importing country to determine the national source of a product. Their importance is derived from the fact that duties and restriction on several cases depend upon source of import. देखो, हम import कर रहे हैं तो हम जितने भी rules लगाएंगे ना, हम rules उनकी कंट्री वाले उस प्रोडक्ट को किस तरीके से देखते हैं उसके अकॉर्डिंगली लगाएंगे। जैसे हम कोई प्रोडक्ट आज मंगा रहे हैं तो उस प्रोडक्ट पे हम जितने भी रेस्ट्रिक्शन, टैरिफ, रूल्स जो भी लगाएं, हम उसका नेचर जानेंगे कि जहां से आया है, ओरिजिन कंट्री से आया है, उस जगह पे इसका क्या वर्थ है। देखो, रेस्ट्रिक्शन का मतलब आपको फर्क पड़ना चाहिए या मुझे? आपको। मैं इंपोर्टिंग कंट्री हूं, रेस्ट्रिक्शन मैं लगा रहा हूं, तो फर्क किसको पड़ना चाहिए? आपको। जहां से माल आ रहा है, नहीं समझे? तो फिर मेरे को आपके ऊपर फर्क पड़वाने के लिए आप ही के कंट्री का रूल पता होना चाहिए ना मुझे। आ गया समझ? जैसे कहते दुखती रग पर हाथ फेर दिया, कोई ऐसे दुखती नस पर हाथ रख दिया। तो मुझे आपकी दुखती रग पता होगी तभी तो मैं हाथ रखूंगा। और आपकी दुखती रग क्या है? आपका प्लेस ऑफ ओरिजिन। ऑल वेल, इनकी हेडिंग्स याद कर लेना सारी। फिर है सेफगार्ड मेजर्स और एक है एम्बरगॉस। इसका मतलब होता है एम्बरगॉस इज ए टोटल बैन इंपोर्ट बाय गवर्नमेंट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सम और ऑल कमोडिटीज। कुछ कमोडिटीज पे टोटल बैन। टोटल बैन ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री, बस इसको एम्बरगॉस कहते हैं, याद रहेगा। चलो जी, अब एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर्स। सबसे पहला बैन ऑन एक्सपोर्ट। कुछ चीजें एक्सपोर्ट करने पर क्या है? बैन है।
जैसे एक्सपोर्ट रिलेटेड मेजर रेफर टू ऑल मेजर अप्लाइड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द एक्सपोर्टिंग कंट्री इंक्लूडिंग बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ शॉर्टेज एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे अनियन वीट एक्सेट्रा मे बी प्रोहिबिटेड। हमारे यहाँ प्याज हो गया 200 रुपए किलो और बेच रहे हो तुम अंग्रेजों को, सालो हमारे यहाँ के देश के इनको भूखा मार रहे हो, तो फिर वो प्याज क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। वीट बैन कब, जब शॉर्टेज हो। अब हमारा बफर स्टॉक भरा पड़ा है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन जब शॉर्टेज हो तब बेचो बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है एक्सपोर्ट टैक्सेस। Export taxes is a tax collected on export goods and may be either specific or ad valorem. Export पे भी specific ad valorem दोनों लग सकता है। The effect of an export tax is to raise the price of the goods and to decrease, जैसे कुछ चीजों पर हम एक्सपोर्ट डिक्रीज करना चाहते हैं ताकि डोमेस्टिक लोगों को उसका फायदा मिल सके, तो इन्होंने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया। So since an export tax reduce export and increase domestic supply, it also reduce domestic prices and leads to higher domestic consumption. तो जब बाहर माल जाएगा नहीं तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे, तो डोमेस्टिकली लोगों को क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। आ गया समझ। अब कुछ जगह पर एक्सपोर्ट पे सब्सिडी दी जाती है। क्या दी जाती है, बहुत सारी जगहों पर सब्सिडी दी जाती है। जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट पे नहीं दी जाती, क्योंकि प्राइमरी प्रोडक्ट जितना भारत के अंदर रहेगा उतना बढ़िया है। आटा चावल दे आदमियों को ये मिल जाए ना सही से सस्ता। कभी देखना टमाटर प्याज जब महंगे होते तो दिमाग खराब हो जाता सबका। कपड़े उपड़े महंगे होते हैं तो कोई न्यूज नहीं आती। जहां एक सिलेंडर 10 रुपए फालतू किया, वहीं महिलाएं जो है घर का सिलेंडर ले आती है रोड पे। अच्छा एक बात बताऊं, वो आम महिलाएं नहीं होती सारी, वो सब वो नेता होता हो कि 500-1000 रुपए वाली होती है। आप लोगों की मम्मी गई है कभी सिलेंडर लेके घर से बाहर? मेरी भी नहीं गई। वो सिर्फ वही लोग जाते हैं जो नेता वाले होते हैं। चलो तीसरा देख लो, एक्सपोर्ट सब्सिडीज। वी हैव सीन दैट टैरिफ ऑन इंपोर्ट हर्ट एक्सपोर्ट्स, देयरफॉर कंट्रीज हैव डेवलप्ड compensatory measure of different types of exporters like export subsidy, duty drawback। एक ड्यूटी ड्रॉबैक होता है। ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब आपने जो ड्यूटी पे की है, हम आपकी ड्यूटी को, कभी कभी क्या होता है, मैं कोई सामान इंपोर्ट कर रहा हूं एक्सपोर्ट करने के लिए, यस और नो है जी, हाँ, तो मैंने वैल्यू एडिशन किया बट इंपोर्ट पे क्या दी, ड्यूटी। एक्सपोर्ट मैं कर रहा हूं, मेरे को ड्रॉबैक मिले। नहीं नहीं, वो इसके रेट अलग है, अभी रेट मत याद करो, ये कस्टम में, समझ गए। ये हमारा हो गया लास्ट। अच्छा ये भी तो रह गया, वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट। वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट रेफर टू टाइप ऑफ इनफॉर्मल कोटा administered by an exporting country voluntarily restraining the quantity of goods that can be exported out of that country during a specific period of time। ये भी वही है ऊपर वाला, जैसे किसी स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें अभी एक्सपोर्ट को क्या करना है, रोकना है, उस पर हम वॉलेंट्री एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट भी लगा सकते। ऑल वेल जी। और ये हमारी समरी है, ये हमारा यूनिट नंबर 2 है, काफी बड़ा था बट खत्म हुआ। डन है। तो मिलते हैं आपसे यूनिट नंबर 3 में थोड़ी देर में।